तो लास्ट हमने रेक्टिफिकेशन किया था चिल्ड्रन, एंड टुडेस टॉपिक इज डेप्रीसिएशन. सो क्वेश्चन अराइजेस कि भाई ये डेप्रीसिएशन किस चिड़िया का नाम है. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं. टेक एन एग्जाम्पल दैट देयर इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चिल्ड्रन, और इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम है सो कॉल्ड एक प्रोडक्शन सेंटर है इनका चिल्ड्रन. इट इज एक्चुअली अ फैक्ट्री, and inside the factory we have what is called as a machine children, and the value of this machine, that is जो इसकी परचेज प्राइस थी चिल्ड्रन, its purchase price constitutes ₹2,40,000. और ये 2,40,000 कैसे बना? 2 लाख रुपी वॉज द कॉस्ट ऑफ मशीन, 30,000 was spent on its installation. इतनी बात समझ में आ गई? And 10,000 is spent on its transportation children. तो टोटल ये कितना हो गया? 2,40,000. And it was expected कि इसकी जो लाइफ है that is only 10 years, and thereafter we can sell it to a kabadi, that is a scrap buyer, at a value of rupees, let us say 20,000. तो अगर इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर कर लिया जाए, कौन कौन से फैक्टर्स चिल्ड्रन? 2,40,000 परचेज के साथ, ट्रांसपोर्टेशन के साथ, इंस्टॉलेशन के साथ हमारी मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट, 10 इयर्स ये मशीन एक्सपेक्टेड है कि रन करेगी, और उसके बाद आप इसे कितने में बेच पाएंगे चिल्ड्रन? 2,20,000 में. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर आप 2,40,000 रुपए की मशीन को, आई रिपीट चिल्ड्रन, 2,40,000 की मशीन को बेच रहे हैं 20,000 रुपए में आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, तो आपने अपना कितना फाइनेंशियल लॉस कर लिया? सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, नॉट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस. कितना नुकसान आपने किया चिल्ड्रन अपना बताइए? 22,000 रुपीज एनुअली. बाकी जो नहीं बोल रहे हो 11वीं रिपीट करने के लिए तैयार रहे. 22,000 रुपए एनुअली, और वो क्लास 2 की एक मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन कर ले. समझ में आ गया? क्योंकि इतनी मैथ्स नहीं आती तो नॉट फिट टू स्टडी कॉमर्स, इधर हैव स्टडीड ह्यूमैनिटीज और पीसीएम. तो 2,40,000 की मशीन, 20,000 रुपए आपको स्क्रैप में मिल जाएगा 10 साल बाद, तो टोटल नुकसान 2,20,000 का हुआ 10 साल में. तो एक साल में कितना नुकसान हुआ? 22,000. बोला ना, पीसीएम और ह्यूमैनिटीज लेके पढ़ने वाले लोग हैं. क्यों? क्योंकि देख के जवाब दे पाते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते, और कॉमर्स में तो भाई कैलकुलेशन बड़ा जरूरी है. समझ में आ गया? लड़कियों के लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं भाई, शादी ब्याह हो जाएगा तो चूल्हा चौका कर लेंगे. खतरा हिंदुस्तान में लड़कों के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मेल पर्सन आर जनरली प्री डिफाइंड दैट दे आर द केयर टेकर्स एंड द सो कॉल्ड बर्डन बेयरर्स ऑफ द फैमिली. समझ में आ गया? तो वो जो लड़कों जिनको मैथ्स नहीं आते वो कटोरा ले लें ताकि मंदिर के सामने भीख मांग पाए. लड़कियों को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. शादी ब्याह होगा, चूल्हा चौका कर लेंगे तो खाने भर का तो मिल ही जाएगा, सास से भी और पति से भी. चलिए, तो ये बात सबको समझ में आ गई? समझ में आ गई? सिद्धार्थ जी को बहुत हंसी आ रही है, मतलब इनका मंदिर की सीट फिक्स हो चुकी है. चलिए, तो ये 22,000 समझ में आ गया कहां से आ गया? तो ये जो 22,000 रुपए है ना चिल्ड्रन, इस 22,000 रुपए को हम बोलेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मशीन. समझ में आ गई बात? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ यूजिंग द मशीन. और इसी एस्टिमेटेड कॉस्ट को चिल्ड्रन बोला जाता है व्हाट इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन. समझ में आ गई बात या नहीं आई? पक्का? तो यहां पे 3 बातें आपने पढ़ी जो आपके लिए डेप्रीसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट थी. कौन कौन सी 3 बातें पढ़ी चिल्ड्रन हम लोग ने? पहली बात, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द असेट. ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये नहीं होता जो असेट की सिर्फ परचेज प्राइस है चिल्ड्रन, परचेज प्राइस के साथ साथ जो उसके ट्रांसपोर्टेशन पे पैसा लगा वो भी. देन चिल्ड्रन वी कॉल एज इट्स यूजफुल लाइफ, एंड देयर आफ्टर चिल्ड्रन द वैल्यू एट विच इट कुड बी स्क्रैप्ड. तो ये 3 बातें जब चेंज होंगी तो डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा. इज दैट अंडरस्टूड?
चलिए, अब अगर मैं आपसे एक सिंपल सा मैथमेटिकल सवाल करूं, व्हाट इज ₹22,000 एज अ परसेंटेज ऑफ ₹2,40,000? कुछ लोग तो कहेंगे सर ये जैसे भड़काऊ भाषण नहीं होता, ये आत्महत्या वाला प्रश्न है। चलिए भाई, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, लेट्स सी कौन कौन जवाब दे पाता है मेरे को। रुपए 2,20,000 का, सॉरी 40,000 का 22,000 रुपया इज व्हाट परसेंटेज चिल्ड्रन? कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये भी बता पाए तो अच्छी बात होगी। हाउ टू कैलकुलेट चिल्ड्रन? 22,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 इंटू 100। क्लास 2-3 में ये मैथ्स पढ़ाई जाती है। चलिए, गेट मी द आंसर चिल्ड्रन। 9.166 आ रहा है क्या? 166, तो चलिए 9.16% हो गया। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेरी करूं और बोलूं एक्स लिमिटेड बॉट अ मशीन फॉर ₹3 lakhs and decided to depreciate it at 10% per annum. Find out its value after 4 years. तो आप कहेंगे सर तो बड़ा आसान है, हर साल आपकी मशीन कितने परसेंट एस्टिमेटेड गिर रही है बच्चों? 10%। तो 3 लाख रुपए का 10% कितना होता है बच्चों? हाउ मच? 30,000 रुपीज। तो भाई हर साल आप 30,000 रुपीज गिराते जाएंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट यहां पे स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? स्टोरीज दो तरह की हैं चिल्ड्रन, एक है स्टोरी नंबर 1 और एक है चिल्ड्रन स्टोरी नंबर 2। अब ये स्टोरी नंबर 1 और स्टोरी नंबर 2 में क्या फर्क है? पहले तो आप मेरे को बताएं कि हमारी मशीन कितने की है चिल्ड्रन? 3 लाख रुपीज की। कितना होता है भाई 10% ऑफ 3 लाख? 30,000। वेरी गुड। 3 लाख में आप 30,000 माइनस कर देंगे बच्चों तो वैल्यू क्या आएगी? 2,70,000। वेरी गुड। फिर माइनस कर देंगे आप 2,70,000 में 30, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2,40,000। फिर 240 में 30 माइनस हो गया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 210। और फिर 210 में 30 माइनस हो गया तो 180। चलिए, कुछ लोग कंट्रोल लेके नहीं बैठेंगे मंदिर के सामने क्योंकि उनको मैथ्स आ गई है। कुछ लोग अभी भी नहीं सर हमारा तो फाइनल हो चुका है सर, हमने तो मंदिर भी चूज कर लिया है और वहां पत्थर उत्थर लगवा दिया है। तो यहाँ पे बच्चों हर साल द अमाउंट विच इज बीइंग रिड्यूस्ड इज ₹30,000 और ये एकदम सेम है। खोपड़े में बात गई। इस मेथड को चिल्ड्रन हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या सलमान खान मेथड। स्ट्रेट लाइन सलमान खान मेथड नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट इसलिए बिकॉज एवरी टाइम इट वाज कैलकुलेटेड ऑन 3 लाख। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट इसलिए बच्चों बिकॉज एवरी टाइम द अमाउंट बाय विच इट इज रिड्यूसिंग इज फिक्स्ड। स्ट्रेट लाइन इसलिए अगर आप इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करें और एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे अपने ग्राफ में वैल्यू प्लॉट करें चिल्ड्रन, एक्स एक्सेस में ईयर प्लॉट कर दीजिए और वाई में 30,000, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफिकली। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। चलिए, बट मेथड 2 की स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? फर्स्ट टाइम आप 3 लाख पे ही कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन, 30,000 रुपीज, दैट इज 10%। तो आपका जवाब भी क्या आ जाएगा? द आंसर इज चिल्ड्रन 270। बट नाउ देर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। अब बच्चों 27,000 होगा 10% ऑफ 270 and the value would be coming how much? 2,43,000. Again you will be calculating 10% children of 2,43,000 and this would sound to be rupees 24,300। चलिए, जिनको मैथ्स आती हो जवाब दे सकते हैं, बाकी रेडियो की तरह सुनेंगे। क्या वैल्यू आएगी चिल्ड्रन? 2,43,000 में 24,300 रुपए माइनस कर दिया तो 2,18,000
700। वेरी गुड, काफी लोग जवाब देने लगे। ताना मिलता है तो हिंदुस्तानी दिमाग काम करता है। अब इसका 10% आएगा चिल्ड्रन 21,870। तो बता दीजिए जरा ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? 1,96,830। वेरी गुड, 1,96,830। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? चलिए, कुछ लोगों के बिहेवियर पे मेरे को एक स्टोरी याद आ गई, तो मैंने सोचा सुना दूं जरा। एक बार पूरी दुनिया में क्रैब्स की एग्जीबिशन लगने जा रही थी। हर देश से क्रैब्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए जा रहे थे टू द वेन्यू। तो जिस प्लेन में इनको चढ़ाया गया, फाइटर प्लेन तो नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, फाइटर प्लेन तो फाइटर मूवी में चले गए सारे के सारे, और 2 एविएटर गायब भी हैं, पता नहीं मिले कि नहीं मिले आज तक। ये मैं नहीं बोल रहा, अनिल कपूर बोल रहे थे उस मूवी में। तो पायलट को डर लगने लग गया कि एक डिब्बे में क्रैब्स, और डिब्बा खुला हुआ था, गत्ते का एकदम गंदा सा डिब्बा। तो पायलट को डर लगा कि ये क्रैब्स अगर कॉकपिट तक चले और काट वाट लिया तो मर जाएंगे। तो दूसरे पायलट ने बोला, डोंट वरी, दीज आर इंडियन क्रैब्स। एक भी अगर बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के उसको अंदर खींच लेगा। मतलब किसी भी हिंदुस्तानी की से दूसरे हिंदुस्तानी की तरक्की देखी नहीं जाती। तो हमारे वंश जैन जी जवाब दिया। तो यहाँ पे बैठे हुए एक हैं गधे कुशागर मालविया जी, ये कह रहे हैं कैलकुलेटर से किया था। टू डू अ थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे किया इसको कोई नहीं देखने जा रहा। समझ में आया कि नहीं? तो ये बात समझ में आ गई भाई, ये बात समझ में आ गई कंफर्म। जैसे कुछ लोग ताज के बाहर खड़े होते हैं और कुछ ताज के अंदर। तो जो बाहर होते हैं वो अंदर वालों को पता है क्या बोलते हैं? बेवकूफ कहीं के, 350 रुपए पराठा खा रहे हैं। और जो अंदर होते हैं वो क्या बोलते हैं? इट इज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो बस ये सोच का फर्क है। समझ में आया? तो भाई कैलकुलेटर से किया, मैनुअली किया, द आउटपुट इसकी किया। और कुछ तो ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि मंदिर के बाहर ऐसे ही बैठना है। दिन के टाइम पे मंदिर 5 बजे खुलता है, कटोरे में 5 बजे के बाद ही टंटनाने की आवाज आएगी, चिल्लड़ जब गिरेगी। समझ में आ गया मालविया जी? चलिए, पीपल अंडरस्टूड। तो 2 तरह के लोग होते हैं ना, पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो ट्राई तो किया कम से कम, चलिए गलत ही किया, बाकी तो बैठे बैठे बकवास सुनने के लिए तैयार है। खैर, तो ये समझ में आ गया बच्चों। अब यहां पे पहले साल वैल्यू 3 लाख पे कैलकुलेट हुई। फिर जैसे लोगों की सोच क्लास के अंदर गिरी हुई है, वैसे यह वैल्यू भी गिर गई है। और उसके बाद फिर वैल्यू गिर गई, और फिर उसके बाद वैल्यू गिर गई। तो इस मेथड को क्या बोले? कुशागर मालविया मेथड। इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला जाएगा बच्चों। क्यों बोला जाएगा सर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड? क्योंकि जो वैल्यू डिमिनिश होने के बाद आई है, डेप्रिसिएशन उसी पे कैलकुलेट हुआ है। इसका एक और नाम भी है, रामुका का मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस। भाई डिमिनिशिंग बैलेंस इज रिड्यूसिंग बैलेंस। और एक मेथड का नाम और है चिल्ड्रन, WDV। WDV सर बबलू भाई क्या? नहीं, 3 लाख रुपए में से 30 माइनस हुआ, 270 इज WDV, देन 240 इज WDV, देन 210 इज WDV। तो यहां पे भी पहली WDV आई 270, दूसरी WDV 243, तीसरी WDV 218, चौथी WDV 196। समझ में आ गया? पक्का? तो ये है गिरा हुआ मेथड, और ये है ठाकुर मेथड। अपनी जुबान पे कायम है एकदम, कुछ भी हो जाए डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। तो रियल वर्ल्ड में चिल्ड्रन दोनों मेथड यूज होते हैं, बट टैक्सेशन लॉस की अगर बात करें, मच मच, मगरमच्छ नहीं, मोर रिकॉग्नाइज्ड मेथड इज DBM मेथड। WDV ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, RBM ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड है, SLM FIM इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। जब आप ग्रेजुएशन तक आएंगे और वहां पे आप इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन जब पढ़ेंगे चिल्ड्रन, पूरी कहानी बदल चुकी होगी, सिर्फ नाम सेम रहेगा। Some assets are depreciated as per original cost, but most of them are depreciated as per DPM। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ये बातें सबको क्लियर हो गई चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? पक्का? चलिए, तो मूविंग अहेड विद द कॉन्सेप्ट चिल्ड्रन। Thereafter we have what is called as methods for accounting for depreciation on assets। चलिए, मूविंग अहेड चिल्ड्रन, चलते हैं आगे। सो अल्टीमेटली मैं अगर आपको समझाऊं तो लिटरली देयर आर 2 मेथड्स। पहला, जब प्रोविजन जैसा कुछ भी नहीं होता, और दूसरा जब प्रोविजन जैसा कुछ होता है। सो वी कैन राइट व्हेन प्रोविजन फॉर depreciation is not maintained children,
और दूसरा होगा व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज मेंटेन्ड। चलिए, तो इट इज नॉट मेंटेन्ड बच्चों एंड इट इज मेंटेन्ड। खोपड़े में बात गई सबके? खोपड़े में बात गई भाई। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम जर्नल एंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंट्री इज टू बाय द एसेट चिल्ड्रन। द जर्नल एंट्री इज एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, प्लीज डोंट यूज कैश। देयर आफ्टर जब आप इस एसेट को डेप्रीशिएट करेंगे चिल्ड्रन, द एंट्री वुड बी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और फिर क्योंकि डेप्रीसिएशन जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए चार्ज करना कंपलसरी है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कंपलसरी नहीं है, तो इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनीज कभी बनाती ही नहीं है आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट 2013 व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, दे ऑल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो आप यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। और काफी बच्चों को तो डेप्रिसिएशन की स्पेलिंग भी नहीं आती क्योंकि उनको इंग्लिश ही नहीं आती है, वो हिंदी मीडियम जो होते हैं बेसिकली, तो इसलिए स्पेलिंग देख लें। और देयर आफ्टर जब आप एसेट को बेचेंगे पुरानी हो जाने पे, मनी विल कम इन चिल्ड्रन, आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। अगर आपकी एसेट लॉस पे बिक गई है चिल्ड्रन, तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू असेट। और अगर आपकी असेट प्रॉफिट पे बिक गई है चिल्ड्रन, तब आपको एंट्री करनी पड़ेगी व्हाट इज नोन एज असेट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? पक्का? चलिए, सिमिलरली व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू मेंटेन प्रोविजन, तो कैसे करना है आपको समझ में आ गया? जब आप प्रोविजन मेंटेन करेंगे तब आप एंट्रीज क्या पास करेंगे? लेट्स सी चिल्ड्रन, योर फर्स्ट एंट्री would remain exactly same, there would be no change children. Second entry में change आएगा, third entry would again remain same, fourth entry करने से पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा। What is that? ये मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। चलिए, तो फर्स्ट एंट्री फॉर परचेज ऑफ असेट इज एग्जैक्टली सेम। सेकेंड एंट्री आपने क्या की थी बच्चों? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, बट अब आप करेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई चलो। और उसके बाद दिस एंट्री दैट इज फॉर ट्रांसफर टू पीएल विल रिमेन सेम। अब जब आप एसेट को बेचेंगे तो सबसे पहला काम होगा चिल्ड्रन, आपने क्योंकि डेप्रीसिएशन अपने एसेट अकाउंट में कभी चार्ज ही नहीं किया, तो आपकी एसेट अकाउंट में ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट एग्जिस्ट कर ही नहीं दी, बिकॉज आपने ऑलरेडी डेप्रीसिएशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, दिस बीइंग अ रिवीजन क्लास। तो ये जो काम मैं करने जा रहा हूं ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आप एसेट अकाउंट में उतना डेप्रीसिएशन ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर। एंड देयर आफ्टर जब आप एसेट को बेचेंगे चिल्ड्रन, योर एंट्री वुड बी एग्जैक्टली सेम, और प्रॉफिट लॉस की एंट्री विल ऑल्सो बी पास्ड इन द सेम मैनर। इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? बात समझ में आ गई? पक्का? प्रॉफिट लॉस एसेट पे कैसे कैलकुलेट होगा? बड़ा ही सिंपल है। इसके लिए एक छोटू मंच वाला वर्किंग नोट मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे बुक वैल्यू ऑन एट द स्टार्ट of the year in which you are selling the asset। फिर आप माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन को कब से कब तक? फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ सेल। ईयर के स्टार्ट से डेट ऑफ सेल तक का डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। खोपड़े में बात गई? चलो, खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में? आपका जवाब क्या आएगा? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल।
फिर आप इसे कंपेयर किससे करेंगे चिल्ड्रन? सेल वैल्यू ऑफ द एसेट से। आपका जवाब आएगा लॉस इफ योर बुक वैल्यू वॉज मोर एंड सेल वैल्यू वॉज लेस। आपका जवाब आएगा प्रॉफिट अगर आपकी बुक वैल्यू कम है चिल्ड्रन और सेल वैल्यू ज्यादा है। समझ में आ गई बात? पक्का? बस पूरे चैप्टर की यही कहानी है। तो ये बात सबको झटपट समझ में आ गई? कोई क्वेरी किसी को? चलो, कुछ बच्चे कहेंगे सर मान लीजिए कभी कभी वो एसेट डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने ये जो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट लिखा है चिल्ड्रन, नजर आ रहा है? इसी जगह पे आपको एसेट की जगह क्या कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा? डिस्पोजल अकाउंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, एसेट डिस्पोजल अकाउंट, एल्स एवरीथिंग वुड रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं है। समझ गए कहानी? कहानी समझ गए? सेल में 90% बच्चे गलती करते हैं एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो डेप्रिसिएशन चैप्टर में गलती करते हैं उसका रीजन सिर्फ एक होता है कि उन्होंने तीसरी कक्षा के बाद मैथ्स पढ़ी ही नहीं। और ये कटू सत्य, अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं आता तो कृपया करके ह्यूमैनिटीज या पीसीएम लेके पढ़ लें। अपना जीवन इस चुड़ैल के साथ बर्बाद ना करें, क्योंकि पीसीएम में डेरिवेटरी मैथ्स है, कोई प्लस माइनस नहीं, और ह्यूमैनिटीज में तो पास तो हो ही जाएंगे कम से कम, शादी ब्याह की गारंटी है। बिकॉज कॉमर्स स्ट्रीम इज नॉट मेंट फॉर mediocres, it is only meant for topper students. A mediocre cannot survive in commerce stream. समझ में आ गया? क्योंकि कभी भी आपको मान लीजिए अपना मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट बिकवाना है तो बेस्ट एमबीए को ढूंढेंगे कि वर्स्ट एमबीए को ढूंढेंगे? आंसर बेस्ट। टैक्स सेविंग कराना है तो बेस्ट सीए को ढूंढेंगे या भस्ट सीए को ढूंढेंगे? बेस्ट। तो जब आप जैसे बेस्ट को ढूंढेंगे तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा ना भाई। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो मेडिसिन में चल जाता है थोड़ा सा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, वो मैंने बताया ना, असेट की जगह क्या आ जाएगा? असेट डिस्पोजल। तो जहां जहां भी आप असेट लिख रहे हैं वहां वहां असेट डिस्पोजल। मैंने मछली पकड़ना आपको सिखा दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप कह रहे हैं सर मछली की जगह हमको सी हॉर्स पकड़ना है, वही कांटा वही जहर पोटेशियम साइनाइड आगे लगाना पड़ेगा आपको, पर खा मत दीजिएगा उस मछली को, नहीं तो आप भी मछली बन जाएंगे। समझ में आ गया? तो जहां जहां एसेट है वहां पे क्या यूज करना है? एसेट डिस्पोजल। ये चीजें 11th क्लास में थोड़ी कम काम आती है, 12th में बहुत काम आती हैं, बहुत ही ज्यादा। डन भाई? सबने कर लिया काम? चलिए कंप्लीट कर लीजिए फास्ट। चलिए सो लेट अस हैव अ धमाकेदार क्वेश्चन। ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं, ये सब चीजें बता दी हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा दिमाग में आती है इस चैप्टर को पढ़ते टाइम, देर आर टू नॉन करंट एसेट्स। मतलब करंट एसेट्स पे तो डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है, सिर्फ नॉन करंट पे ही होता है। अब बच्चे कहेंगे क्यों, काहे, वाई? भाई करंट एसेट जो भी स्टॉक वगैरह आपके पास है, डेटर्स वगैरह हैं, अगर कोई लॉस हुआ तो पूरा का पूरा लॉस, स्टॉक जल गया 10,000 का, पूरा 10,000 पीएल में डेबिट। डेटर भाग गया 2 लाख रुपए का, पूरा बैड डेट पीएल में डेबिट। बट ये जो नॉन करंट एसेट होती है हौले हौले गिरती है, पूरी एक साथ नहीं गिरती। तो ओवर द लाइफ ऑफ एसेट, ओवर मेनी ईयर्स आपको इसको स्प्रेड अप करना है, इसलिए इस पे डेप्रिसिएशन लगता है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? जैसे आपके घर की रंगाई पुताई नहलाई हो रही है तो भाई वो घोड़िया चाहिए जिसपे पेंटर खड़ा होगा। अब आपको डेली नहाना है, घोड़िया के ऊपर खड़ा नहाएंगे क्या? एब्सोल्युटली नॉट। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो वही चीज यहां पे भी है। तो डेप्रिसिएशन जैसा कीड़ा नॉन करंट एसेट को काटेगा, करंट एसेट को काटेगा नहीं। कोविड आया था, ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट किया, जानवरों को भी इफेक्ट किया, ह्यूमन बींग। और सर साबित हो गया था कि हम ह्यूमन बींग थे। वो मम्मी पापा कितना भी गधा घोड़ा बोलते रहे, कोविड हो गया समझ गए कि ये गधा घोड़ा है ही नहीं, क्योंकि जानवरों को वो इफेक्ट ही नहीं किया। अंडरस्टैंडिंग? तो वैसे ही डेप्रिसिएशन जैसा कोविड वायरस सिर्फ नॉन करंट एसेट के लिए बना है, करंट एसेट के लिए बना ही नहीं। क्योंकि करंट एसेट में जो भी डैमेज होगा वो पूरा का पूरा पीएल में उसी ईयर में डेबिट हो जाएगा, आपको आगे तक उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। वेयर नॉन करंट एसेट तो ढेर सारी ईयर्स तक चलती है, तो कॉस्ट को ओवर अ लॉन्ग पीरियड स्प्रेड करना है आपको। आई रिपीट चिल्ड्रन, ओवर अ लॉन्ग पीरियड स्प्रेड करना है। ब्रेड पे जैम लगाते हो, स्प्रेड लगाते हो, बटर लगाते हो, नाइफ की जरूरत पड़ती है ना, बड़ा एरिया है। चोट के ऊपर मलहम लगाना है, नाइफ यूज करोगे क्योंकि एरिया छोटा है, फिंगर से काम बन जाएगा। तो बॉडी पे लगी हुई चोट जिसपे सोफ्रोमाइसिन क्रीम लगानी है, करंट एसेट है। ब्रेड का टुकड़ा जिसपे आपको लेप लगाना है, बटर का स्प्रेड का, वो
नॉन करंट है, तो इसलिए पीएल में उसको हौले हौले छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर साल डेबिट करते हैं। तो देयर आर टू नॉन करंट एसेट्स जिसपे डेप्रिसिएशन होता ही नहीं है। कौन सी होती है वो? लैंड एंड लाइफ स्टॉक। क्यों लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता? क्योंकि डेप्रिसिएशन इसलिए चार्ज करते हैं सो दैट वी कैन रिप्लेस द असेट। क्यों असेट को रिप्लेस करना है भाई? पुरानी हो जाएगी, वेयर एंड टेयर है, आउटपुट कम हो गया। क्या लैंड का आउटपुट कम होगा? बैरन लैंड, वेकेंट लैंड? नो। तो बिल्डिंग हर साल आपको व्हाइट वॉश करानी है, बिल्डिंग पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना है तो पैसा चाहिए। तो बिल्डिंग पे एस्टिमेटेड लॉस दिखाते हैं, उसमें से पीएल में से मतलब उसमें से मतलब पीएल में से पैसा निकालते हैं और उसी को क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन। बिल्डिंग में वेयर एंड टेयर होता है, फर्नीचर पे वेयर एंड टेयर है, मशीनरी पे वेयर एंड टेयर है। क्या खाली जमीन पे वेयर एंड टेयर है? हाँ सर, घास निकली थी सर, उखाड़ ली, उसको वेयर एंड टेयर हो गया, ये नेग्लिजिबल है। तो इसलिए वेकेंट लैंड नेवर लीड्स टू डेप्रीसिएशन। और दूसरी कौन सी थी? लाइव स्टॉक। गैया थी सर हमारे फार्म हाउस पे, पहले 25 लीटर दूध देती थी, अब 20 लीटर दूध दे रही है, 20% डेप्रीसिएशन। इस पे हमारे पास डेप्रीसिएशन निकालने का पहले AS6 चला करता था, आजकल AS10 हो गया है, कोई भी प्रोविजन या प्रावधान नहीं है। समझे इस बात को? चलिए, तो ये सब बातें आपको बताई जा चुकी हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए, उससे पहले हम न्यूमेरिकल करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये चल रहे हैं, डेप्रीसिएशन विल ऑलवेज बी चार्ज एज पर पाऊ भाजी। व्हाट? ये पाऊ भाजी क्या होता है सर? अब पीरियड ऑफ यूज। अगर आपने 1 जनवरी को असेट खरीदी एंड योर ईयर इज एंडिंग ऑन 31 मार्च, फॉर हाउ मेनी मंथ्स चिल्ड्रन डिड वी यूज द असेट? 3 मंथ्स। खोपड़े में बात गई। तो डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज ओनली फॉर 3 मंथ। तो यहां पे 3 बातें मैंने आपको बताई थी। वॉक वॉक्स, ये क्या होता है सर? ईयर ऑफ परचेज एंड ईयर ऑफ सेल। डेट ऑफ परचेज से ईयर एंड तक डेप्रीसिएशन चार्ज होता है। ईयर के स्टार्ट से डेट ऑफ सेल तक डेप्रीसिएशन लगेगा। एंड इंटरमीडिएटिंग ईयर्स में चिल्ड्रन डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज फॉर फुल ईयर। याद आ गई बात? पक्का? चलिए, ये कुछ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, ये तो आप कर ही लेंगे, बट अगेन अकलमंद क्वेश्चन है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बढ़िया वाला देखते हैं। 2-3 असेट मिले जरा हमको। हाँ, ये वाला कुछ ठीक लग रहा है। चलिए, क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा कंटेंट, या सोच रहा हूँ ये वाला करा दूं क्या? हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है। 1 अप्रैल 2018 को आपने 8 लाख रुपए की एक असेट खरीदी, इसे क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? A1 या M1। सेम अकाउंटिंग ईयर में आपने एक और असेट खरीदी 4 लाख रुपए की चिल्ड्रन, सो कॉल्ड, इसे बोला जाएगा व्हाट? M2। खोपड़े में बात गई। पहली वाली खरीदी 1 अप्रैल को और दूसरी वाली कब खरीदी हमने? 1 में। 1 अक्टूबर 2019 को आपने वो वाली बेची जो 1 अप्रैल को खरीदी थी। कौन सी खरीदी थी? कौन सी खरीदी थी? M1। गॉट इट क्लियर? और 1 अक्टूबर 2020 को एक और खरीद लिया आपने, कौन सी थी ये? M2। और जो अक्टूबर 18 में खरीदी थी, कौन सी वाली खरीदी थी बच्चों? सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज M3। M2 को आपने बेच दिया, मतलब कितनी मशीनें बेची? 2 मशीनें। सिर्फ मशीन अकाउंट अभी बनाएंगे, वी आर नॉट कंसर्न विद प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। सॉल्व हो जाएगा? पक्का? तो पता है आपको, जब मल्टीपल मशीन होती हैं तो M1 M2 करते हैं, और कभी कभी वो पार्ट ऑफ सेल आता है, तो स्टार्टिंग में या तो अलग कर लीजिए या तो ईयर ऑफ सेल में अलग करिए, जो आपको कन्वीनियंट लगे। लॉजिक अंडरस्टूड चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, तो झटपट सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 3 फास्ट। फॉर्मेट ड्रॉन एवरीबॉडी। सो फर्स्ट मशीन हमने कब खरीदी चिल्ड्रन? 1 अप्रैल 18 को। द जर्नल एंट्री इज मशीनरी टू बैंक, so we'll be putting to bank how much? 8 lakhs। and thereafter आपने दूसरी मशीन कब खरीदी चिल्ड्रन? 1 अक्टूबर 18 को। again for that we'll be putting to bank M2। कितने खरीदी थी? 4 lakhs। the rate of depreciation is 10% and year ends on 31st March। तो 31st March 19 को आप लिखेंगे बाय डेप्रीसिएशन ऑन M1 एंड M2। M1 पे तो पूरे साल भर का डेप्रीसिएशन लगेगा, हाउ मच? 80,000। और M2 पे आधे साल का लगेगा 20,000। व्हाट्स द वैल्यू? 1 लाख।
and thereafter on 31st March 19 balance carried down for M1 and M2. So children 8 लाख में से 80,000 गया, कितना बचा 720, और 4 लाख में से 20 गया तो कितना बचा 380. जोड़ लीजिए इसको, इट इज 11 लाख. अंडरस्टूड दिस? चलिए, people will be able to do the totals. I'm not doing it. Next children, 1st April 19 balance brought down for M1 and M2. M1 का बैलेंस कितना था 720 and this is 380. Total is 11 lakhs. अब यहाँ पे लिखा है कि 1 अक्टूबर 19 को, 1 अक्टूबर 19 तो इसी ईयर में आ जाएगा चलन, हमने M1 को बेच दिया, तो M1 को आपने इस ईयर में कितने टाइम के लिए यूज किया चिल्ड्रन 6 मंथ्स. तो M1 का डेप्रीसिएशन मेथड इज ओरिजिनल कॉस्ट चिल्ड्रन. 10% ऑफ 8 लाख वॉज 80,000. आधे साल का कितना होगा 40. और अगर आपने ठीक से साल भर पढ़ाई की है तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी कि आप मेंटली इसको सॉल्व कर पाए. 720 के एसेट में 40,000 तो डेप्रीसिएशन हो गया, तो बुक वैल्यू कितनी बची 680. एंड यू सोल्ड इट फॉर व्हाट प्राइस चिल्ड्रन 360. तो चलिए पहले सेल वैल्यू लिख ली जाए. जर्नल एंट्री अभी अभी मैंने आपको बताई है, बैंक टू एसेट द सेल वैल्यू इज 360. ठीक है, एक जुगाड़ पानी और बता देता हूं आपको. 40 प्लस 360 कितना होता है चिल्ड्रन 4 लाख, और थी ये कितने की 720 की. तो 720 में से 40 डेप्रीसिएशन चला गया, कितना बचा 680. 680 में से 360 की सेल वैल्यू हो गई, तो कितना ठंडन गोपाल हो गया 3,20,000. तो दिस इज योर लॉस. तो आप बाय पीएल भी लिख सकते हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब मैं क्या ब्रह्मास्त्र आपको बताना चाह रहा था, 360 ऑन द क्रेडिट एंड 40 ऑन द क्रेडिट मिला के कितना होता है 4 लाख, और उधर कितना लिखा था 720. तो ओपनिंग बैलेंस में से लॉस कैलकुलेट करने के लिए डेप्रीसिएशन और सेल को उड़ा दो, डेप्रीसिएशन और सेल को उड़ा दो, आपका लॉस आ जाएगा. बट इसको हमेशा मत इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि आंसर माइनस में आ गया तो फिर प्रॉफिट बन जाता है. कहने का मतलब 720 की एसेट पे 40,000 का डेप्रीसिएशन, तो बुक वैल्यू इज 680. अगर ये 680 की एसेट 7 लाख में बिक गई होती, 680 की 7 लाख में, तो 20,000 का प्रॉफिट हो जाता, तो आप 2PL लिख देते. ये एक आपकी ट्रिक हो सकती है करेक्शन के लिए. तो 360 प्लस 40 इज 4 लाख. तो 720 में से 4 लाख हटा दीजिए, 320 का आपका लॉस आ जाएगा. समझ में आ गया बच्चों? आपके बाद में क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एसेट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 20, मतलब अगले साल आपने एसेट खरीदी, अब इस साल आपने कोई एसेट नहीं खरीदी. तो इस साल चिल्ड्रन 31 मार्च 20 को डेप्रीसिएशन चार्ज होगा M2 पे 38,000 क्यों होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड है. 4 लाख का 10% 40,000 होता है इंडियन मैथ्स के हिसाब से, चाइनीज मैथ्स के हिसाब से 38,000 आ सकता है. चलिए, और देर आफ्टर अब क्योंकि अगला साल नया है तो स्टार्ट करेंगे, यहीं पे इसका बैलेंस कैरेट डाउन लिख देते हैं चिल्ड्रन. 380 में से 40 गया, 340 बचा चिल्ड्रन. तो 2 बैलेंस बड़े दादू ऑन 1 अप्रैल 20 कितना आएगा चिल्ड्रन 3,40,000. द सिंपलेस्ट चैप्टर अगर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड आता है चिल्ड्रन, कोई है अगर अकाउंटेंसी में, तो इट इज डेप्रीसिएशन. और जिसको मैथ्स नहीं आती उसकी तो हालत टाइट हो जाती है इसमें. तो आपने अब सो कॉल्ड 1 अक्टूबर 20 को एक मशीन और खरीदी चिल्ड्रन. तो 1 अक्टूबर 20 तो इसी ईयर में आ जाएगा, और इस मशीन का नाम क्या होगा, बोला ना M3. कितने की एसेट खरीदी चिल्ड्रन 10 लाख की. ये लगता है करोड़पति खेलने गए थे, पैसे आ गए इनके पास. और आपने चिल्ड्रन 1 अक्टूबर 20 को न्यू मशीन खरीदी, वाइल द मशीनरी परचेज्ड ऑन 18, इसको आपने इसी डेट को बेच दिया. दिमाग की बत्ती जलाए मिनटॉस खाए बगैर. आपकी कौन सी एसेट बिक रही है चिल्ड्रन M2. तो यहाँ ब्रैकेट में M2 जरूर लिख दीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप. 10% ऑफ 4 लाख इज 40,000 चिल्ड्रन. हाफ ईयर का डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा 20,000. एट व्हाट प्राइस डिड वी सेल दिस, कितने की बेची
3,40,000. दिमाग की बत्ती जलाए मिनटॉस खाए बगैर। ओपनिंग बैलेंस 340 था इसका बच्चों, 20 डेप्रीशिएट हो गया, 20 डेप्रीशिएट, तो ये एसेट कितने की बची? 340 में से 20 डेप्रीशिएट हो गया, 320. बेची कितने में? 340 में, 20,000 रुपए महंगी बिकी, तो इट्स प्रॉफिट और लॉस? Pro. तो लॉस के लिए एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू असेट, प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री हो जाएगी? असेट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हाउ मच? 20,000। बच्चों मैथ्स में कैटलिस्ट वर्ड सुना है? यहां पे भी आ गया, ध्यान दीजिएगा। ये कितनी वैल्यू लिखी थी M1 की बच्चों? 720, उसमें से 40 चला गया इन द नेम ऑफ डेप्रीसिएशन, कितना बचा? 680। 360 चला गया इन द नेम ऑफ सेल वैल्यू, कितना बचा? 320। इन सबको जोड़ देंगे आप तो 720 आ जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब 720 वाज नोन, 40 कैलकुलेटेड, 360 वाज नोन। दोनों तरफ एसेट को 720 करने के लिए कौन अपनी जान पे खेल गया था? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, कंट्रोल्स द रेट ऑफ रिएक्शन। मम्मी सूते पड़ी है हथौड़ी से और सोटे से और बेलन से, 15 बेलन सूत दिया, पापा आके तब हाथ रोके। समझ में आ गया? डर लगता है सबको भाई, पढ़ना जाए उल्टा वार। तो पापा एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, मम्मी के रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर लिए वो लोग। समझ में? जैसे दो दोस्त लड़ रहे हैं, तीसरा वीडियो बना रहा है, अब लड़ाई झगड़ा हो गया, मन भर के देखिए, अब उनको अलग किया जा रहा है। तो अब अलग करने वाली पार्टी क्या काम कर रही है? कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? तो कैटलिस्ट एकदम 3D 4D एग्जांपल है, समझ लीजिए। वही चीज यहाँ पे भी है बच्चों। ये M2 कितने की थी? 340, और इधर कितना लिख दिया आपने? 360। तो 340 इधर और इधर भी 340 होना चाहिए था, बट हम कितना लिख के बैठे हैं? तो अब 20 इधर लिखना पड़ेगा, फिर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो कहने का मतलब जब एसेट बिकती है तो पूरी वैल्यू बुक से किक आउट कर दी जाती है। आपको रोनाल्डो बनना है और एसेट फुटबॉल बनेगी। तो यहां पे मैदान से ज्यादा बाहर चली गई बॉल, तो रेफरी जाके बाहर से लेकर आया। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, चला जाएगा चलन, चलें आगे। तो अकाउंटेंसी में भी केमिस्ट्री आ गई, लोग खुश हो गए होंगे, एक ही फीस में दो चीज पढ़ ली। हाँ भाई, 20,000 आ गया सबका आंसर। चलिए, अब और कोई नई एसेट खरीदी क्या आपने? नहीं खरीदी। अब बच्चों 31 मार्च 21 डेप्रीसिएशन चार्ज किस पे करेंगे? M3 पे। अक्टूबर में खरीदी थी, 10% 1 लाख होता है, तो हाफ ईयर का कितना हो गया चलन? 50,000। और बाय बैलेंस का चौड़ी दमालू 9,50,000। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? जो बहरे गूंगे हैं वो भी बताएं। Yes, sir. मेरे, चलिए ताना मारो, जवाब आता है 1 अप्रैल 21। समझ गए? और अगर मल्टीपल एसेट परचेज सेल आप समझ गए हो तो पार्ट ऑफ एसेट सोल्ड भी समझ जाएंगे। अगर मैं बोलूं कि 8 लाख का एक प्लांट था, यहाँ पे लिख लिया आपने, इफ आई से कि इसी का 1/4 पार्ट, 1/4, 1/4, 2 लाख बिक गया, तो आप यहाँ 8 लाख की बजाय 6 और 2 अलग अलग लेते थे, और फिर जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे ही चलता। समझ गए चलन? समझ गए सब लोग? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलिए, तो प्रोविजन Yes. रिजर्व में कुछ खास है नहीं। नोन अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड अनफोर्सीन कंटिंजेंसी के लिए आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई व्यवस्था की, इट इज नोन एज रिजर्व। बट जब ये अननोन होता है तो क्या बोलते हैं? थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा। प्रोविजन तब भी बनता है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, बट रिजर्व के लिए प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। तो एनी एस्टिमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्लिगेशन, सर ये तो शायरी बन गई, एनी एस्टिमेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिगेशन इज मेड बट वैल्यू एक्यूरेटली नहीं पता है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो तब भी ये क्रिएट हो जाएगा, इट इज नोन एज व्हाट? लायबिलिटी। बट प्रॉफिट के होने पे जब आप व्यवस्था बनाए तो इट इज नोन एज रिजर्व। समझ में आ गया? इतनी बातें याद रखिएगा, प्रोविजन रिजर्व हमेशा याद रहेगा। हाँ, वो सब तो फिर आगे है, थोड़ा पॉलिश वॉलिश लगा दिया, रिजर्व स्ट्रेंथन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो रिजर्व के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी है, बट प्रोविजन के लिए प्रॉफिट का होना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? प्रोविजन जब आप लिखते हैं तो पीएल में आपका प्रॉफिट गिरता है, बट इसको चार्ज बोलते हैं, लिखना ही लिखना, चाहे प्रॉफिट हो, बात पहले ही बोल दी मैंने। बट रिजर्व आप टैक्स देने के बाद बनाते हैं बेसिकली। समझ में आ गई बात? चलिए, तो खैर ये बहुत डिफिकल्ट है नहीं, और वैसे प्रोविजन रिजर्व का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लास 12 के सिलेबस में होता है। ओके चलन, ये डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी तो कुछ खास है नहीं।
रोजमर्रा की कमाई से बनाए गए रिजर्व को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिजर्व। का भी वाली कमाई से बनाया गया रिजर्व इज कैपिटल रिजर्व। रिजर्व बनाया, पैसा बचा के रखा विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन और ईयर मार्किंग किए, कहां काम आएगा? वी कॉल इट एज जनरल रिजर्व। समझ में आ गया? स्पेसिफाई कर दिया गया इसी पर्पस के लिए ये यूज होगा, इट इज स्पेसिफिक रिजर्व। समझ में आ गई बात? पक्का? ज्यादा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते जा रहे हैं अपना डेप्रिसिएशन वगैरह, बट उतना था भी नहीं, ताकि थोड़ा सा प्रॉफिट बच जाए, उसे बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। व्हाट? और रियल लाइफ में इनकम टैक्स की बात करें अगर, तो टैक्सेशन की जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व्स छोड़कर ये क्या होते हैं सर? ये वो होते हैं जो कानून अलाउ करता है। बाकी कोई भी रिजर्व डाउटफुल डेट्स वगैरह का बनाना टोटल फर्जिफिकेशन है। पीएफडीडी वगैरह सिर्फ 12th क्लास तक काम आता है बस। उसके बाद इनकम टैक्स अकाउंटिंग में पीएफडीडी जैसी कोई चीज होती नहीं है। और अगर आपने पीएफडीडी अपने पीएल में लिखा है तो रियल लाइफ में इनकम टैक्स में इसको गलत माना जाता है। समझ में आ गया? अभी ग्रेजुएशन वालों को मैं पढ़ा रहा था, बोले कि सर 11th में तो इतनी मेहनत करके हम पढ़े, पहले ये माइनस करना है फिर वो माइनस करना है, वही गलत होता था। ग्रेजुएशन में आके पता लगा तो फर्जी कॉन्सेप्ट था। रियल लाइफ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बुक्स में लिखना अलाउड नहीं होता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो लोग धनाधन प्रोविजन लिख लिख के अपना प्रॉफिट गिराएंगे और सरकार को टैक्स नहीं देंगे। तो रियल लाइफ में बैड डेट्स अलाउड होता है, प्रोविजन अलाउड नहीं। समझ गए? चलिए, दैट्स इट चिल्ड्रन। हाँ क्या कह रहे? क्या? हाँ क्या हुआ टाइप्स ऑफ प्रोविजन में? क्या करूं? पढ़ा तो दिया है, ये प्रोविजन रिजर्व चैप्टर नहीं पढ़ा देगा ड्यूरिंग द ईयर? कुछ लोग सो रहे होंगे। मैंने बताया ना प्रोविजन रिजर्व आपको बता दी, बाकी आप खुद भी कुछ करना है। और कुछ तो एकदम तोता छाप है, मतलब बड़े हो गए हैं बट अभी भी मम्मी गोदी में लटाक बैठाएं, कटोरी में दूध ले और चम्मच से पिलाती जाए। आज भी डायपर और नैपी पहनने वाली हरकतें गई नहीं हमारे मालविया भाई की। चलिए, अरे इतना तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा आपको। मैंने बेसिक इंस्टिंक्ट आपको बता दिया। रेक्टिफिकेशन कर चुके थे चिल्ड्रन? ठीक है, चलिए फाइनल अकाउंट्स का लेक्चर अगले क्लास में टेकअप किया जाएगा। बस और तो कुछ खास बचा नहीं है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए।